बर्बाद होता है तो वहाँ क्या क्या बर्बाद होता है, इसका ताज़ा उदाहरण है सीरिया। एक ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर हैं इलोना कराफिन, और इलोना कराफिन का एक वीडियो उन्होंने डाला है अपने इंस्टाग्राम पर, और उस वीडियो के ज़रिए वो लिख रही हैं कि कैसे सीरिया के रेस्टोरेंट मेन्यू में प्राइस लिस्ट गायब हैं और लोगों को सामान के बदले नोटों का गट्ठर देना पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट तो मेन्यू पर कीमत लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हर दिन करेंसी में उतार चढ़ाव के साथ वो खुद भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वो लिखती हैं कि यहाँ पैसों को गिनने वाली मशीन में इन्वेस्ट करना अच्छा विकल्प हो गया है क्योंकि पैसा ही अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कौन हाथ से गिनेगा, मशीन रखो। और इसकी वजह यह है कि सीरियन पाउंड में भयानक तरीके से गिरावट आई है। कभी एक यूएस डॉलर 50 सीरियन पाउंड के बराबर था और आज की तारीख में यह 15,000 सीरियन पाउंड पर डॉलर पहुंच गया है। आप समझिए कि 50 पाउंड 15,000 पाउंड हो गया है एक डॉलर के मुकाबले। अब ये स्थिति सीरिया के भीतर है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि असद जो वहां के राष्ट्रपति थे वो भाग करके चले गए रूस, और रूस में उनकी पत्नी अस्मा असद जो पिछले 24 साल से उनकी हमसफर थी, उनकी बीवी रही हैं, जिनका प्रेम शादी से पहले ही पनपा सीरिया में, लंबे समय तक दोनों ने अपने प्रेम को पाला पोसा और फिर बाद में शादी करके 24 साल तक अपना जीवन गुजारा 3 बच्चों के साथ। अब वो रूस में कह रही हैं कि मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए और मुझे इंग्लैंड जाने की मंजूरी दी जाए क्योंकि वो सीरिया और ब्रिटेन दोनों की नागरिक हैं। तो रूस में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इस आदमी असद के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने देश ब्रिटेन लौटना चाहती हूँ। यानी कि मुल्क तो मुल्क, बीवी भी असद को गंवानी पड़ रही है। ये खेल जब होते हैं दुनिया में अलग अलग तरीके से तो उसका नतीजा इस तरह से भी आता है। लेकिन टर्की ने जो खेल किया सीरिया के भीतर, जिस डीप स्टेट का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसकी चर्चा दुनिया के तमाम हलकों में है। और सत्य में बार बार मैंने इशारों में बताया है, और सुमित मेरे साथ बैठे हुए हैं, कुछ एपिसोड पहले सुमित ने भी इसका जिक्र किया था। अभी टर्की के विदेश मंत्री हैं हाकन फिदान, वो सीरिया गए, दमिश्क जो वहाँ की राजधानी है, और जो एसटीएस का लीडर वहाँ है अहमद अल शरा, जो वहाँ का सबसे बड़ा नेता है। मैं जुलानी की बात नहीं करूँ, जुलानी तो मिलिट्री लीडर है, लेकिन अहमद अल शरा से इसी 22 तारीख को तुर्की के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। और यह बैठक इस समय पर हो रही है जब 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ऐलान किया था कि फिदान सीरिया में नए ढांचे पर चर्चा के लिए दमिश्क जाएंगे। सीरिया दौरे पर गए फिदान ने कहा कि टर्की सीरिया के साथ खड़ा रहेगा और उम्मीद है कि सीरिया के सबसे काले दिन पीछे छूट गए हैं, बेहतर दिन इंतजार कर रहे हैं। सीरिया में एचटीएस और टर्की की वापसी से सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता है या खतरा है तो वो इजरायल है, क्योंकि इजरायल लगातार सीरिया में तबाही मचा रहा है। इजरायल और सीरिया, इन दोनों की सीमाएं जहां मिलती हैं, इजरायल के उत्तर पूर्व में सीरिया है और वहां गोलन हाइट्स आती हैं। जैसे सीरिया से आप इजरायल से सीरिया में दाखिल होते हैं तो, और गोलन हाइट्स के एक बहुत इलाके पर, बहुत बड़े इलाके पर पहले से कब्जा है सीरिया का, अब उसने जाकर के अंदर तक कब्जा कर रखा है। और चूंकि टर्की का दखल अब सीरिया में बढ़ता जा रहा है, इसलिए टर्की को लेकर के इजरायल अब सतर्क होने लगा है। उसको डर है कि तुर्की के सीरिया में पैर जमाने के बाद वह अपने प्रॉक्सी संगठनों से इजरायल पर हमला करवा सकता है। इस समय इजरायल की सेना सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा जमाए हुए है और इजरायल लगातार सीरिया पर बमबारी कर रहा है। सभी जो सैन्य ठिकाने रहे हैं सीरिया के, उन पर उसके गोले बम गिर रहे हैं, और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल इजरायल निशाना बनाने में इसलिए कर रहा है, या सैन्य ठिकानों को पर हमले कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि यहाँ जो बम गोले हथियार बारूद होंगे, उनका वो जो विद्रोही हैं सीरिया में आ गए हैं, वो इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए खतरा है। तो टर्की के लिए जो अच्छे दिन दिख रहे हैं, इजरायल के जो बुरे दिन दिख रहे हैं। और ये जो डीप स्टेट है,
ये टर्की का किया हुआ है। माना ये जा रहा है कि रूस और ईरान जो असद की सरकार को लंबे समय से बचा रहे थे, उन दोनों का अचानक से वहाँ से सूपड़ा साफ हो गया, उनकी ज़मीन हिल गई और वहाँ टर्की ने उस एचटीएस को, जो आज की तारीख में आकर के सत्ता में बैठ गया है, पीछे से समर्थन देता रहा, पैसे, हथियार और बाकी साजो सामान, और धीरे धीरे वो पूरी की पूरी एचटीएस आकर के वहाँ की कमान ले गई, असद वहाँ से निकल गए। और जब एक सत्ता निकलती है तो दुनिया की कुछ 100 सत्ताएं भी वहाँ से बेदखल हो जाती हैं। खेल ऐसा ही दुनिया में चलता है। तो ईरान और रूस दोनों असद के साथ ही विदा हो गए सीरिया से। वहाँ घुस गया टर्की, और अमेरिका चूंकि बहुत पहले से वहाँ है, उसके मरीन वहाँ हैं, और वो कहाँ हैं? टर्की के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, जहाँ कुर्दों का ज़्यादा जमावड़ा रहता है। कुर्द ज़्यादा हैं और वहाँ पेट्रोलियम ज़्यादा है। अमेरिका कहता है कि ये कुर्द जो हैं वो हमारे हैं, क्योंकि आईएसआई से खिलाफ लगातार जंग लड़ने में मदद करते हैं। और टर्की कहता है कि ये सब वो आतंकवादी हैं जो मेरे यहाँ आतंकवादी वारदात को अंजाम देते हैं। इसलिए नेटो का मेंबर होने के बाद भी अमेरिका और टर्की सीरिया को लेकर के आमने सामने इस लिहाज से खड़े हैं। और अमेरिका इजराइल का भी दोस्त है और सीरिया का भी मित्र है नेटो मेंबर के नाते। तो अजीब सी स्थितियां सीरिया के भीतर पनपी हुई हैं और बनी पड़ी हैं, इसलिए इसको भी समझना उतना ही जरूरी है। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सुमित को मैं चाहूंगा कि सुमित को जोड़ देते हैं। तो यह जो स्थितियां हैं अभी, इसको आप डीप स्टेट के लिहाज से समझ सकते हैं कि मैं एक सत्ता को हटाना चाहता हूं, उसको हटाने के लिए उसी देश के भीतर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको मैं एक्टिवेट कर दूं और उनको अपने मुताबिक आगे ले जाऊं और ले जा करके डिपोज कर दूं जो मौजूदा सत्ता है, और इन लोगों को बिठा दूं, तो फिर ये मेरा कहा हुआ मानेंगे। और हिंदुस्तान के भीतर भी ये जितनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती हैं, या न्यूयॉर्क में एक लोअर कोर्ट अदानी के खिलाफ वारंट जारी करता है, अरेस्ट वारंट, यह सब भी उसी का खेल है।